नमस्कार फ्रेंड्स। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य न हासिल कर लो। इसको उस महान पुरुष ने कहा था जिसको भारत ही नहीं पूरी दुनिया उनकी टीचिंग्स को फॉलो करती है और उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। सो आज का वीडियो स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी है। इस कोट को अगर आपको समझना है और वो कहां से आया तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने चैनल पर सेल्फ हेल्प टॉपिक के बुक समरीज और बायोग्राफी देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सूर्योदय के कुछ समय पहले 6:33 में 12 जनवरी 1863 को कैलकाटा में हुआ था। उनके फादर का नाम विश्वनाथ दत्त था जो कि कैलकाटा के हाई कोर्ट में लॉयर थे और उनकी मदर का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था। उनकी फैमिली शुरू से ही काफी सारे दान दक्षिणा और अध्यात्म से जुड़ी हुई थी और उनके घर में बहुत सारे धर्म के बुक्स भी थे। उनके दादाजी दुर्गाचरण भी एक उम्र के बाद भगवान की खोज में मॉन्क बन गए थे। इसलिए हम देख सकते हैं कि नरेन की स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी उनके घर से ही स्टार्ट हुई थी। उनको छोटे से ही बर्ड्स और एनिमल्स से बहुत प्यार था। नरेन छोटे में बहुत शरारती थे, जैसे सारे बच्चे होते हैं। जब भी कोई मॉन्क उनके घर के पास से जा रहा होता था तब उनकी माँ उनको कमरे में बंद कर देती थी, क्योंकि जनरली वो इतने दयालु थे कि वो अपने घर का सारा सामान मॉन्क को दे देते थे। फिर भी कमरे में बंद होने के बाद भी वो खिड़की से सामान फेंक देते थे और बोलते थे इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ। नरेन को बचपन से ही विजन्स आते थे। जब वो सोते थे तब वो अपने दोनों आईब्रोज के बीच में एक बॉल ऑफ लाइट्स देखते थे जो कि धीरे धीरे काफी ब्राइट होती जाती थी और वो इतनी ब्राइट हो जाती थी कि वो उसमें खो जाते थे और उसके बाद उनको धीरे धीरे नींद भी आ जाती थी। वो सोचते थे कि इस तरह का विजन सबको आता होगा, पर जब उन्होंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया तब वो बहुत सरप्राइज हो गए, क्योंकि इस तरह के विजन्स तो उनके फ्रेंड्स के पास आते ही नहीं थे। 1871 में जब नरेन 8 साल के हुए तब उनका एडमिशन हाई स्कूल में हो गया। उनके टीचर्स और क्लासमेट्स कहते थे कि वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे और उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज कूट कूट के भरी हुई थी। उनको बचपन से ही बुक्स पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था और जब वो बोर होते थे तब वो गाना गाते थे। 1879 में उनका एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि कैलकाटा में है उसमें हुआ था। कॉलेज में ही उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन नेशंस के बारे में सारे बुक पढ़ डाले और उस वक्त वो ब्रह्मो समाज से भी जुड़ गए थे। ब्रह्मो समाज वही है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। पहली बार कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर हासले से उन्होंने रामकृष्ण के बारे में सुना था। नरेन पहली बार श्री रामकृष्ण से सुरेंद्र नाथ मित्रा के घर पर मिले थे। वहां पर नरेन को गाने के लिए बुलाया गया। जब श्री रामकृष्ण ने उनको गाता देखा तो तभी पहचान गए कि ये मेरा फ्यूचर मैसेंजर है। उन्होंने नरेन को दक्षिणेश्वर मंदिर में आकर उनसे मिलने को कहा। नरेन दक्षिणेश्वर मंदिर में जाते हैं और वहां पर उन्होंने कुछ भजन भी गाए। भजन खत्म होते ही श्री रामकृष्ण ने बोला, तुम इतने दिनों से कहां थे? मैं तुम्हारी तलाश में दर दर भटक रहा था। और ये बोलते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नरेन के लिए ये थोड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था। फिर भी नरेन जब भी किसी साधु से मिलते तब उनसे वो एक क्वेश्चन जरूर पूछते कि क्या आपने भगवान को देखा है? जनरली ज्यादातर साधु यही बोलते थे, नहीं। तो इस बार भी उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं श्री रामकृष्ण से पूछता हूँ कि क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण थोड़े सहम के बोलते हैं, हाँ मैंने भगवान को देखा है। मैंने भगवान को बिल्कुल उस तरह साफ साफ देखा है जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। पर भगवान के बारे में कौन केयर करता है? लोग तो अपने वाइफ, बच्चे, प्रॉपर्टी, पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं और उसी के लिए आंसू बहाते रहते हैं। अगर तुम भगवान के लिए शिद्दत से चाहोगे और उनके लिए आंसू बहाओगे तो वो तुम्हें भी जरूर दिखे। नरेन को विश्वास हो गया कि वो जिनको खोज रहे थे वो श्री रामकृष्ण ही है। फिर भी पूरी तरह से उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने में करीब करीब उन्हें 4 से 5 साल लग गए और उसके बाद फाइनली वो उनके डिसाइपल हो गए। 1885 में रामकृष्ण को थ्रोट कैंसर हो जाता है और उसके वजह से 1886 में वो समाधि में चले जाते हैं। उसके बाद नरेन रामकृष्ण की टीचिंग्स को स्प्रेड करने लगते हैं। सिर्फ कैलकाटा में ही नहीं, वो पूरे भारत में घूम घूम कर इंडियन कल्चर्स की टीचिंग्स को स्प्रेड करते हैं। एक बार उनको खिरकी के राजा अजीत सिंह बुलाते हैं। नरेन जब वहां जाते हैं और अपनी टीचिंग्स बताते हैं तो उनकी टीचिंग्स को सुनकर वो उनके डिसाइपल हो जाते हैं और उन्होंने पहली बार नरेन का नाम रखा था स्वामी विवेकानंद।
तभी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो में होने वाला था और इससे अच्छा मौका नहीं था इंडियन कल्चर और टीचिंग्स को वर्ल्ड लेवल पर स्प्रेड करने के लिए। उनके डिसाइपल्स ने काफी चंदा इकट्ठा किया और उनको वहां भेजा और फाइनली 1983 को शिकागो पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तब उन्हें पता चला कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन तो 1 मंथ पोस्टपोन्ड हो गया है। इस वक्त स्वामी जी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होगी। उनके पास सिर्फ उतने ही पैसे थे कि वो सिर्फ जाके वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट को अटेंड करके और वापस आ सकते थे। लेकिन आज के जैसे टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी कि फटाफट से हम पैसे ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पर स्वामी जी के पास 2 रास्ते थे, या तो वो उन्हीं पैसे से वापस आ जाएं या फिर वो 1 मंथ वेट कर। स्वामी जी ने सेकंड ऑप्शन चूज किया और वहां रहने का डिसीजन लिया। हालांकि उनके लिए वहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल था, फिर भी कुछ लोगों ने उनको खाने और रहने के लिए जगह दे ही दी। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य ना हासिल कर लो। ये कोट जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था, स्वामी विवेकानंद के शिकागो वाले इंसिडेंट से भी प्रूव हो जाता है कि जब एक लक्ष्य हम चुन लेते हैं, हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए, चाहे बीच में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना है। इसी तरह वो दिन भी आ गया जिस दिन उनको हिंदुइज्म के ऊपर स्पीच देना था और वो दिन था 11 सितंबर 1893। जब वो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जाते हैं तो इस तरह का स्टेज उन्होंने लाइफ में पहली बार देखा था और इस तरह की स्पीच भी उन्होंने कभी नहीं दी थी। वो थोड़े नर्वस भी थे क्योंकि वो देख रहे थे कि वहां पे जो लोग भी स्पीच देने आ रहे थे उनकी स्पीच पहले से ही तैयार एक चिट में थी जिनको वो देखकर बोल रहे थे। स्वामी विवेकानंद सोच रहे थे कि मेरे पास तो ऐसी कुछ भी तैयारी की नहीं हुई है। वो ये सोच ही रहे थे तभी उनका टर्न आ गया। वो स्टेज पर जाते हैं और थोड़ी देर थम कर बोलते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये सुनते ही पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों से गूंजने लगा। उन्होंने अपने स्पीच में भगवान, सोल और बॉडी को एक्सप्लेन किया। उनकी इसी स्पीच से वो ना ही सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक ही रात में फेमस हो गए। उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस ने लिखा था, द ग्रेट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। उसके बाद वो कुछ समय यूनाइटेड स्टेट्स में रहे और वहीं पर ही उन्होंने लेक्चर्स दिए। 1894 में उनके कुछ डिसाइपल्स ने न्यूयॉर्क में एक कमरा रेंट पर ले लिया और जहां पर स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद वो लंदन में और यूरोप के कई जगह में जाकर वहां पर भी उन्होंने अपनी टीचिंग्स स्प्रेड करी और फाइनली वो भारत में आ गए। फर्स्ट में 1897 उन्होंने रामकृष्ण के डिसाइपल को बुलाया और बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 में वो फिर से वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं जहां पर उन्होंने इंडियन कल्चर्स को स्प्रेड किया और कुछ समय के बाद वो वापस भी आ जाते हैं। वापस आने के बाद उनकी हेल्थ पहले जैसी नहीं रहती, वो ज्यादातर टाइम बीमार रहने लगे। उन्होंने खुद ही अपने डिसाइपल्स को बता दिया कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा और फाइनली बेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 में उन्होंने महासमाधि ली। स्वामी विवेकानंद ना ही एक ग्रेट टीचर थे बल्कि उनके साथ साथ वो एक ग्रेट इंडियन भी थे जिन्होंने इंडियन वेदास स्क्रिप्चर्स की टीचिंग को सारे दुनिया में फैलाया और इसी के वजह से भारत का हर एक नौजवान उनको आज भी फॉलो करता है और जिसके वजह से उनके जन्मदिन जो कि 12 जनवरी को है नेशनल यूथ डे की तरह मनाया जाता है। बेलूर मठ जो कि कलकत्ता में है, वहां जाकर आप उनके रूम को विजिट कर सकते हैं। वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्वामी विवेकानंद छोड़ कर गए थे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो कोट दिया था, आइए उसका एनालिसिस करते हैं। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य न हासिल कर लो। इसकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद ने कथा उपनिषद के इस श्लोक से ली थी। उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरण्य बोधत शुरस्त्र धारा निशिता दुरत्ते आया दुर्गम परस्थत काव्यो वदंती। इसका मतलब है उठो जागो और श्रेष्ठ जनों के पास जाकर बोध ग्रहण करो। ज्ञान का मार्ग छुरी के धार पर चलने जैसा है, ऐसा हमें ज्ञानी जन बताते हैं। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो 6 फरवरी को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस।